हाय एवरीवन, आज ये 12 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मालाबार 2025 नौसैनिक अभ्यास से संबंधित है। मालाबार 2025 एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन गुआम में हुआ है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। गुआम की राजधानी की बात करते हैं, हगाटना है, और भारत की ओर से आईएनएस सहाद्री इसमें भाग लिया। हम लोग मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 की बात कर रहे हैं। इसमें 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश मिलके क्वाड को भी बनाते हैं। क्वाड में भी यही 4 देश शामिल है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसको 1992 में शुरू किया जाता है, और शुरुआत में केवल भारत और अमेरिका के बीच में यह मालाबार एक्सरसाइज होता है, पैसिफिक ओशन में। भारत और अमेरिका के बीच में अन्य अभ्यास की बात करते हैं। युद्ध अभ्यास हो गया वज्र पहाड़। भारत और अमेरिका के बीच में अन्य अभ्यास की बात करते हैं। युद्ध अभ्यास वज्र पहाड़, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, सेल्वेक्स है। भारत और जापान का प्रमुख सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो धर्म गार्जियन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। इसरो का मंगलयान 2 मिशन से संबंधित है, जिसको MOM-2 बोलते हैं। तो इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी। यह मिशन मंगल की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह भारत का पहला प्रयास होगा किसी अन्य ग्रह की सतह पर उतरने का। मंगलयान 1 की बात करते हैं, जो वर्ष 2013 में PSLV C-25 से लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो मंगलयान 1 है, इसको वर्ष 2013 में PSLV C-25 से लॉन्च किया जाता है। मंगलयान 1 जो है केवल आर्बिटर मिशन था, मंगल की कक्षा में घूमने वाला था। अन्य मंगल मिशन की बात करते हैं तो नासा का सिक्योरिटी और परसिवरेंस रोवर है, और चीन का तियानवेन मिशन है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, आपको ध्यान में रखना है, जिसको फोबोस और डोमोस बोलते हैं। मंगल एक आंतरिक पार्थिव ग्रह है, जिसको बोलते हैं रॉक प्लैनेट, और इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, और एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करते हैं, यह डस्ट पार्टिकल है। इसरो का अन्य मिशन की बात करते हैं, निसार है। इसरो के एक अन्य मिशन की बात करते हैं, निसार है, जिसमें नासा और इसरो दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार है, जिसे GSLV F-16 से लॉन्च किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को भारत परिवर्तनकारी TVET पहल से संबंधित है। यूनेस्को और भारत ने दक्षिणी सूडान में परिवर्तनकारी TVET पहल शुरू करी है। TVET का फुल फॉर्म क्या है? टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग होता है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल और रोजगार प्रशिक्षित प्रदान करना। दक्षिण सूडान में 73% जनसंख्या 30 वर्ष से कम आयु की है, और राजधानी की बात करते हैं इसकी, दक्षिण सूडान की जूबा है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193 सदस्य है, और सूडान की राजधानी कहाँ पे है? खार्तूम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी से संबंधित है, जिसको TFFF बोलते हैं। भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। यह एक कोष है जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ब्राजील ने इस पहल की शुरुआत की है। अमेजन वर्षा वन ब्राजील में स्थित है, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। भारत ने इसमें COP30 सम्मेलन बेलम ब्राजील के दौरान इसमें भाग लिया था। ब्राजील की राजधानी की बात करते हैं, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और आने वाले कुछ सम्मेलन की बात करते हैं तो G20 2025 साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में होगा, ब्रिक्स 2025 ब्राजील में होगा, G7 2025 कनाडा, आसियान 2025 मलेशिया में, और SCO 2025 तियानजिन चीन में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मिनट मैन थर्ड ICBM परीक्षण से संबंधित है, जिसको US ने करी है। अमेरिका ने मिनट मैन थर्ड GT-254 ICBM का परीक्षण किया है। ICBM का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक है। यह 34,000 किलोग्राम भार को वहन कर सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज सामान्यतः 5,000 किलोमीटर से अधिक होती है। चीन का विमान वाहक पोत फुजियान है। भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, अग्नि 5 है,
और भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं ध्वनि है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 की बात करते हैं। टाइम आउट द्वारा जारी इंडेक्स में मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन गया है। लोगों ने संस्कृति, भोजन और लाइट लाइफ को प्रमुख कारण बताया है। एशिया में दूसरा स्थान बीजिंग चीन को मिला है। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग 96 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 130 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 131 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115 है। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 118 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कजाकिस्तान और अब्राहम समझौता से है। कजाकिस्तान अब्राहम रिकॉर्ड 2020 में शामिल हो गया है। इस समझौते में अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। उद्देश्य क्या है अब्राहम समझौता का? इजराइल और अरब देशों के बीच में शांति स्थापित करना। पहले से शामिल देश में इजराइल, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल है। कजाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड 2020 में शामिल हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, पहले नूर सुल्तान था। यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, यह भी आपको ध्यान रखना। कजाकिस्तान यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है काजिंद अभ्यास है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान सम्मेलन से संबंधित है। पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान सम्मेलन केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ है। यह द्विवार्षिक सम्मेलन है, हर 2 वर्ष में एक बार होता है। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान सम्मेलन की स्थापना की बात करते हैं 2024 में हुई थी और इसका उद्देश्य भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है और इसका मुख्यालय ढाका है। अन्य सम्मेलन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था जो वर्षा जल संरक्षण के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व टीकाकरण 2025 से संबंधित है। विश्व टीकाकरण दिवस हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। 1974 में WHO द्वारा विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। विश्व का पहला टीका चेचक के लिए था जिसको एडवर्ड जेनर ने बनाया था। भारत में मिशन इंद्रधनुष 2014 में टीकाकरण के लिए शुरू हुआ था। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाते हैं और शांति और विकास दिवस भी 10 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर का राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और नालसा का स्थापना भी 9 नवंबर को हुआ था 1995 में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, अर्बन मोबिलिटी इंडिया अवार्ड 2025 से संबंधित है। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है। अगला सत्र 2026 भुवनेश्वर में आयोजित होगा। अन्य पॉइंट की बात करते हैं, बीएसएफ ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट असम को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है। वियतनाम की ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत में पहला संयंत्र तमिलनाडु में शुरू किया है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की प्रसिद्ध जनजातीय कला है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जाता है। आदि चित्र प्रदर्शनी 5 नवंबर को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। तो बजट की इतिहास की बात करते हैं। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इन्हें भारत में बजट का जनक भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? के षणमुखम शेट्टी ने किया था। गणतंत्र भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार किया था। पहली बार महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था? इंदिरा गांधी ने। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बजट पेश करने की सबसे लंबी अवधि किसकी रही है? निर्मला सीतारमण की, 2020 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार कितनी बार बजट पेश किया है? 8वीं बार। बजट 2025-26 किस तारीख को पेश किया गया था? 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। विकसित भारत का अर्थ क्या है? विकसित भारत के अंतर्गत 6 मुख्य बिंदु आते हैं। गरीबी से मुक्ति,
100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, इट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, हेल्थ सर्विसेज। 100% कुशल कामगारों के लिए काम करना, स्किल्ड लेबर। आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना, भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना। तो ये 6 मुख्य बिंदु आते हैं विकसित भारत के अंतर्गत। बजट 2025-26 की यात्रा के घटक। विकसित भारत तक पहुंचने का गंतव्य क्या है? विकसित भारत है। इस यात्रा का मार्गदर्शक कौन होगा? समावेशिता होगा। इस यात्रा का ईंधन क्या होगा? सुधार या रिफॉर्म होगा। तो बजट 2025-26 की यात्रा के 4 इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात होंगे। पहला इंजन कृषि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। यह योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? 100 जिलों में शुरू की गई है। इस योजना से कितने किसानों को फायदा होने की उम्मीद है? 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। दलहनों में आत्मनिर्भरता के मिशन की बात करते हैं। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्षों के लिए। इस मिशन में कौन से 3 दालें शामिल होंगी? तूर, उड़द, मसूर होंगी। तूर को अरहर भी बोलते हैं। कृषि संबंधित मिशन पहल की बात करते हैं। सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन शुरू किए गए हैं। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन शुरू किया गया है। 2023 को श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। मखाना बोर्ड कहाँ पे बनेगा? बिहार में बनेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादन मिशन कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। इसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन बढ़ाना, ताकि सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है? 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। असम में यूरिया प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नामरूप में। इसकी उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। बजट के दूसरे इंजन एमएसएमई की बात करते हैं, जिसको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं। एमएसएमई की परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा 2 आधार पे है, जिसमें निवेश और टर्नओवर पे होगा। निवेश के आधार पे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उद्यमों की नई सीमाएं क्या हैं? तो माइक्रो में 2.5 करोड़ तक का निवेश, स्मॉल में 25 करोड़ तक का निवेश, मीडियम में 125 करोड़ तक का निवेश आएगा। टर्नओवर के आधार पे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उद्यमों की नई सीमा क्या है? टर्नओवर के आधार पे माइक्रो में 10 करोड़ तक का टर्नओवर आता है, स्मॉल में 100 करोड़ तक का टर्नओवर आएगा एंड मीडियम में 500 करोड़ तक का टर्नओवर आ जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितनी सीमा वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? 5 लाख की सीमा वाला। यह क्रेडिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा? उद्यम पोर्टल पे मिलेगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। यह किन उद्योगों के लिए शुरू किया जाएगा? फुटवियर इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री और खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री के लिए। अब आ जाते हैं तीसरे इंजन निवेश में। अटल टिंकरिंग लैब की बात करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में बच्चों में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ाना और रिसर्च को बढ़ावा देना। अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी? 500। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का क्या उद्देश्य है? बच्चों में अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की बात करते हैं। कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य क्या होगा? मेक फॉर इंडिया, भारत के लिए बनाओ, एंड एक्सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड, विश्व के लिए एक्सपोर्ट करो। शिक्षा में एआई की बात करते हैं। शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 500 करोड़। कैंसर उपचार की बात करते हैं। कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है। कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे? 3 वर्षों में। जल जीवन मिशन की बात करते हैं। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028 तक के लिए। यह 2019 में शुरू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। इसका उद्देश्य हर घर जल था। सामुद्रिक विकास निधि की बात करते हैं। समुद्रों के विकास के लिए बनने वाली सामुद्रिक विकास निधि में सरकार कितना प्रतिशत पैसा देगी? 49% देगी।
उड़ान योजना की बात करते हैं। उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में कितने नए गंतव्यों की खोज की जाएगी? तो 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी। बिहार में विकास परियोजना की बात करते हैं। बिहार में क्या स्थापित किया जाएगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। मिथिलांचल बिहार में किस नहर का विकास किया जाएगा? पश्चिम कोसी नहर का विकास किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन की बात करते हैं। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों, जिसको हाथ से लिखी हुई बोलते हैं, उसके संरक्षण की बात करता है। अब आ जाते हैं बजट के चौथे इंजन निर्यात की बात करते हैं। निर्यात में आपूर्ति सुधार की जब हम बात करते हैं तो निर्यात में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत ट्रेड नेटवर्क प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। सुधार की बात करते हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई, बीमा क्षेत्र में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं, इसकी सीमा 74% से बढ़ाकर के कितनी परसेंट की गई है? 100% कर दी गई है। अब आ जाते हैं राजकोषीय कर और कर सुधार में आ जाते हैं। राजकोषीय घाटा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.8%। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स की बात करते हैं। कितनी जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटा लिया गया है? 36 जीवन रक्षक दवाओं, जिनमें दुर्लभ रोग, कैंसर, गंभीर बीमारियां भी शामिल है, इस पर से टैक्स हटा लिया गया है। नया आयकर विधेयक की बात करते हैं। कौन सा नया बिल पेश किया जाएगा? एक नया इनकम टैक्स रिजीम बिल जो 1961 के पुराने बिल की जगह लेगा। टैक्स स्लैब में बदलाव की बात करते हैं तो कितनी राशि तक आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है? 12 लाख राशि तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। 12 लाख से ऊपर की आय के लिए नया टैक्स स्लैब क्या है? 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा। 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा। 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा। 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स होगा और 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स होगा। 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स होगा। 24 लाख से ऊपर वाले को 30% टैक्स देना पड़ेगा। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है? सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है? तो उधार मार्केट से, जिसको मार्केट बोरोइंग बोलते हैं। इससे 24% पैसे सबसे ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये कि उधार से 24% पैसे आते हैं। दूसरे नंबर पे आयकर से 22% पैसे आते हैं। जीएसटी से 18% पैसे आते हैं। सर्वाधिक पैसा कहाँ खर्च होता है? तो करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% है। यहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। शीर्ष 2 व्यय क्षेत्र की बात करते हैं। करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% और ब्याज अदायगी, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं, इसमें 20% पैसे खर्चे होते हैं। शीर्ष 4 प्रमुख क्षेत्रों में पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं? डिफेंस में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद ग्रामीण विकास में, इसके बाद गृह मंत्रालय में, इसके बाद कृषि और संबंध क्षेत्र में पैसे का खर्चा किया जाता है।